हेलो बच्चों, मैं आप सभी का एक बार K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का न्यू टॉपिक देखते हैं कि कौन सा है, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम पढ़ाएंगे बोर्ड्स मॉडल, जो कि क्लास 11th में है, केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम देखते हैं बोर्ड्स मॉडल। क्या देखते हैं? बोर्ड्स मॉडल। तो बोर्ड्स मॉडल में क्या है, इसने रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल थे उसकी कुछ कमियां थी जिनको उन्होंने दूर किया। ठीक है, तो क्या बताता है कि इसके बारे में कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि हमें देखने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद करने पड़ेंगे। क्या क्या पोस्टुलेट्स बताए थे उसने। नंबर 1 बात करते हैं, पोस्टुलेट्स। क्या बताया था इसने? सबसे पहले इसने ये बताया था कि अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत ही हैवीली चार्ज होता है ये। तो इसके बाहर जो होते हैं हमारे शेल्स होते हैं, जिनको हम शेल्स भी कह देते हैं और हम इनको ऑर्बिट भी कह देते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? शेल्स भी कह देते हैं, या हम इनको ऑर्बिट भी कह देते हैं। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अच्छा रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरीके से, तो ये घूमते 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 अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और घूमते 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 ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। तो ये बात बताने में वो असमर्थ रहा था, कि बता नहीं पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोर्स ने इसकी कुछ कमियां थी जिनको दूर किया। उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक निश्चित मतलब फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, ये नहीं बता पाया था रदरफोर्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे ये घूमता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है ये n बराबर 1 हो गया, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है। तो बोर्स ने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, ये घूमता है। ठीक है, ये चीज़ उसने बता दी। किसने बताया? ये शेल्स के अंदर। अब ऐसा नहीं है, हमारे शेल्स तो बहुत सारी हैं, इनफाइनाइट, एक एटम के अंदर इनफाइनाइट सेल्स होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ भी कोई शेल्स बनी हुई है, यहाँ भी कोई शेल्स बनी हुई है, या कहीं भी घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे एक फिक्स ऑर्बिट, फिक्स सेल के अंदर ये घूमता है। ये किसने बताया? हमारा ये हमारा बोहर ने बता दिया ये हमारा। ठीक है, और दूसरा पोस्टुलेट्स उसने ये बताया, अगर दूसरे पोस्टुलेट्स की अगर हम बात करें तो उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती, जो ऑर्बिटल होता है उसकी अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। ये एनर्जी अपने आप डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं करता कि मुझे कहाँ घूमना है। इस इलेक्ट्रॉन की अपनी मर्जी नहीं है, ये चाहेगा मैं 1 में घूमूंगा, 2 में, 3 में, ये ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा सेकंड पोस्टुलेट्स ये बताया था बोर्ड ने, मान के चलिए ये अगर न्यूक्लियस है, हमारा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ये सेल्स हमारी बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है। तो उसने ये बताया कि मैं जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक मतलब जो ऑर्बिटल है, जो शेल्स है, उसकी एक अपनी खुद की एनर्जी होती है। उसी के हिसाब से मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये मान के चलिए ये 100 जूल की एनर्जी अपने पास रखता है, मान के चल रहे हैं हम। और ये n बराबर 2, ये मान के चलते हैं कि ये 150 जूल है, ये 200 जूल है। तो ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती, ये सिर्फ सेल की एनर्जी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास अगर इतनी एनर्जी है तो वो n बराबर 1 में घूमेगा, मतलब n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा। मान के चलते हैं और कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 200 जूल की एनर्जी है, कितनी की? 200 जूल की। तो ये फिक्स कर दिया कि जो 1, 2, 3 है, ये हम मान के चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल है, हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ वहाँ घूमेगा जहाँ अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है 200 जूल, तो वो कौन सी सेल्स में? तो वो हमारी तीसरी सेल्स में घूमेगा। ये जो है दूसरा पोस्टुलेट्स ये बताया कि जो ऑर्बिटल है, जो शेल्स है, वो अपने पास खुद की एनर्जी रखता है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि मुझे कौन से सेल्स के अंदर जाना है। ये दूसरा पोस्टुलेट था।
तीसरा पोस्टुलेट्स क्या था हमारा, तीसरे पोस्टुलेट्स की बात करें कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं घूमेगा जहां एन एच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई का पूर्ण मल्टीप्लाई होगा, मतलब पूर्ण गुणज होगा वो, उसका क्या होगा, गुणज। ठीक है, अगर ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है हमारी तीन के एन एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज होगा, इलेक्ट्रॉन वहीं घूमेगा। अब किस तरीके से होगा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए ये सेल्स है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारी सेल होगी। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी में, उस ऑर्बिटल या उस शेल के अंदर घूमेगा जो एन एच अपॉन टू पाई का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण और लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा, मान के चलिए n बराबर 1 है, तो यहाँ अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो जो पहला होगा ये जो होगा ये कितना होगा, अगर यहाँ से लेके यहाँ से ये, तो ये यहाँ से बन के रेडियस होगी r1, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस होगी हमारी r2। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम ले लेते हैं ये r3 हो गया। इस तरीके से हमारी ये रेडियस है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है वो एन एच अपॉन टू पाई का पूर्ण मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ जब 1 रखेंगे तो ये जो आएगा इलेक्ट्रॉन, ये कितना आएगा, h अपॉन टू पाई। ये n बराबर 1 के लिए है। अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 2 पाई, 2h अपॉन टू पाई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2h अपॉन टू पाई। अगर ऐसे ही हम n बराबर 3 रखते हैं यहाँ तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3h अपॉन टू पाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3h अपॉन टू पाई। तो अच्छा, यहाँ ये n जो है, ये n ये हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमारा सेल को रिप्रेजेंट करता है कि n बराबर 1 2 3 4 5 इसमें से कौन से हमारे सेल्स हैं। तो ये सेल्स बताता है। h क्या होता है हमारा, h हमारा होता है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, ये जो 2 पाई है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। n क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, देखते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। तो अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा जो सेल्स के अंदर घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है, उसकी वेलोसिटी के कितनी है, किस तरीके से हम निकालते हैं उसको हम सीखते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक पूरा डेरिवेशन है, हम उस डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि डेरिवेशन ना तो हमें आता है, पूछा नहीं जाता, सिर्फ हमें उसकी सिर्फ वैल्यू याद करनी है। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ वो याद करना है। न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, तो न्यूमेरिकल के हिसाब से हम उसको करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। भाई ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये हमारी सेल्स होती हैं। ठीक है, अब बोर्स ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित, मतलब एक फिक्स ऑर्बिटल, फिक्स एनर्जी और एक फिक्स रेडियस, ये भी ध्यान रखना कि इसकी फिक्स रेडियस होती है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिक्स रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिक्स रेडियस होती है। और ऑर्बिटल की खुद की अपनी एनर्जी होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन की होती है। ये सारी चीज़ उसने बता दी। अब यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं, इसको मैं इस तरीके से साफ कर देता हूँ ज़रा। भाई मान के चलिए ये एक बाहर शेल है, ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ हमारा घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब हमें ये पता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी रेडियस है r, ठीक है, और ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये मूव कर रहा होगा। यहाँ से सीखने वाली बात है। अब हम इसके जो डेरिवेशन पे हम नहीं जाएंगे कि डेरिवेशन इसका क्या है, ना ही हमें डेरिवेशन करना है। तो वो ये कहता है कि एक तो ऑर्बिटल की अपनी इसकी एक फिक्स क्या है, ये फिक्स ऑर्बिटल है, ठीक है, इसकी फिक्स एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है। एक दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि इसकी एक फिक्स क्या है, रेडियस है,
ये तीनों चीज़ बोर्स मॉडल ने बताई थी, जो कि निश्चित मतलब फिक्स की बात की थी, ये फिक्स होती है। फिर ये बताया कि NH/2π में इलेक्ट्रॉन हमारे मल्टीपल में उसमें हमारे घूमते हैं। अब हम अगर इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस को सीखने के लिए सबसे पहले हम ये बात ध्यान रखते हैं, आपने देखा होगा, अगर मान के चलिए मैं अगर किसी को पकड़ के इस तरीके से हम घूमते हैं, ठीक है, तो वो जो भी बंदा हमारे सामने खड़ा हुआ है वो हमारे पास नहीं आता, हालांकि हमने उसको बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है और हम इस तरीके से मूव करते हैं, अगर हम घूमते हैं तो पकड़ने के बाद भी वो चीज़ हमारे पास नहीं आती। सपोज डैट हम कोई चीज़ इस तरीके से घुमा रहे हैं, मान के चलिए कोई धागा वगैरह हमने लिया हुआ है, तो अगर हम इस तरीके से घुमाते हैं तो बॉल इस तरीके से एक पाथ पे घूमती है और हम घुमा इस तरीके से रहें ताकि बॉल हमारे पास आए, लेकिन वो हमारे पास नहीं आती। और जैसे ही अगर हम उसको छोड़ते हैं तो वो बॉल बाहर निकल जाती है ना। अपने इस तरीके से कीजिए और करने के बाद ऐसे छोड़ दीजिए तो वो अपने पाथ से बाहर निकल जाती है। तो इससे एक चीज़ ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 एक फोर्स बाहर की तरफ काम कर रही है हमारी, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अच्छा, एक अंदर की तरफ भी फोर्स काम करती है जो उसे अंदर की तरफ नहीं आने देती, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं उसको। ठीक, ये दो तरीके की फोर्स हैं। इसका मतलब वो जो फोर्स बाहर जा रही है और जो फोर्स अंदर है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, एक तरीके से दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर वाली जो फोर्स है और जो अंदर वाली फोर्स है वो एक दूसरे को मतलब मिस कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं कि डिस्कनेक्ट हो रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, मिसिंग हो रहे हैं। तो बाहर की तरफ जो लगता है हमारा, वो लगता है हमारा कौन सा? देखो अंदर की तरफ ये कह सकते हैं कि बाहर की तरफ जो, देखो अगर ये Q1 है, ये वाला Q2 है, तो एक यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम कर रही है। दो चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम कर रही है। क्या काम कर रही है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो कि हमारी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, क्योंकि अंदर की तरफ जो काम कर रही है हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, क्योंकि Q1 Q2 दो तरीके के चार्जेस हमारे पास आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होती है वो होती है K Q1 Q2/r²। अब सपोज ये जो बोर्स मॉडल जो बनाया गया है ये केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए बनाया गया है या हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए बनाया गया है, मतलब एटम के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो ये एक सेंट्रीपिटल मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम करती है यहाँ पर, बाहर की तरफ एक काम करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है, जिसको हम देखो, अगर मान के चलिए कोई लाइन दे रखी है हमें, मान के चलिए ये एक लाइन दे दी, ठीक है, इस लाइन का वो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम निकालना है हमें। क्या निकालना है? लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम। समझने वाली बात ये है कि मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य यहाँ खड़ा हुआ है और वो इस तरीके से मूव कर रहा है एक लीनियर लाइन में, मतलब एक लीनियर मतलब सीधी लाइन में अगर मूव कर रहा है, तो अगर हम उसका लीनियर मोमेंटम निकालना चाहें तो वो आता है P = mv। ये लीनियर मोमेंटम है। क्या है ये? ये लीनियर मोमेंटम है P = mv अगर वो सीधी लाइन में चल रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करता है तो उसका जो उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये बात ध्यान रखना कि जो अगर हम अगर हम सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करते हैं तो यहाँ हमारा काम करता है एंगुलर मोमेंटम। क्या काम करता है? एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमारा होता है mv/r। कितना होता है? mv/r। ठीक है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं I ओमेगा। I की वैल्यू होती है mr² और इसकी ओमेगा की वैल्यू होती है v/r।
तो यहाँ से हम बताएं अगर R से R कट जाए तो ये आ जाता है mvr। तो ये एक एंगुलर मोमेंटम है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को, मतलब बाहर की तरफ एंगुलर मोमेंटम फोर्स काम कर रही है, अंदर की तरफ काम कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होती है। तो आप देखिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि हमारा एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में बराबर आ जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसको मैं अगर लिखूँ, देखो कि ये इलेक्ट्रॉन Q1 Q2, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, और हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो संख्या होती है, उसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो भी 1 होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इस तरीके से यहाँ हम ले सकते हैं E अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसके बराबर आएगा, वो कितना हमारा mvr। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे, ये एक डेरिवेशन है, हम उस डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं। तो जब हम इसकी रेडियस निकालेंगे तो ये हमारी रेडियस आती है कितनी, ये जो रेडियस आती है हमारी आती है 0.0529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 0.0529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। देखिए बेटा ये होती है 0.29 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो हमारी जो रेडियस निकल के आती है किसकी, जो उसकी एटम की, तो वो एटम की जो रेडियस आती है हमारे पास R बराबर 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ये आती है। ये आती है हमारी रेडियस निकल के आती है। ये हमको याद करनी ही पड़ेगी। हम इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन पे हम जाना नहीं चाह रहे हैं अभी। ठीक है, तो इतनी रेडियस होती है। ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है, तो हम यहाँ एक कर सकते हैं कि अगर हम लिखें R बराबर, ध्यान से देखें, अगर R बराबर 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम अपॉन Z, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि Z क्या है, एटॉमिक नंबर, ये अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए अब यहाँ देखें, अगर फॉर हाइड्रोजन के लिए निकालें, फॉर हाइड्रोजन के लिए निकालें तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 1। अगर मैं 1 रखता हूँ तो यही आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगर मान लो लिथियम के लिए निकालते हैं, लिथियम प्लस के लिए, किसके लिए निकालते हैं, लिथियम प्लस, या 2 प्लस ले लेते हैं लिथियम, तो ये होता है 2 और 1। ठीक है, तो प्लस है तो यहाँ आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हमें, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, ये एटॉमिक नंबर जो है ये बदल गया। तो अलग अलग रेडियस के लिए, मतलब अलग अलग एटम के लिए अलग अलग रेडियस हो सकती है। ठीक है, मान के चलो अगली शायद यहाँ है तो इसके लिए जो रेडियस होगी वो R2 हो जाएगी, मतलब रेडियस जो निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ Z की जगह कितना रख देंगे हम, यहाँ Z मान लो इसके लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ कितना रख देंगे, 3। देखो ध्यान से समझो, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ पहले। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई हमने जो रेडियस निकाली है, हमने रेडियस निकाली है R इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम अपॉन Z, ये निकालिए। तो सपोज मानो हम लिथियम के लिए निकालते हैं, तो लिथियम के लिए हमारे पास जो शेल्स आएंगे वो 2 आएंगे एक तरीके से, n बराबर 1, n बराबर 2। देखो क्योंकि ये बराबर हमारे कितने आते तो हैं, जो हमारे आते हैं 2 और 1, 1 और 2 आते हैं। ठीक है, तो ये n बराबर 1 और n बराबर 2 है, ये अलग अलग हो सकते हैं। तो मान के चलिए लिथियम के लिए निकाल रहे हैं, तो लिथियम के लिए जो शेल आएगी वो ये मान को चलो ये वाली है, दूसरी शेल निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट शेल निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं, मान लो हम n बराबर 2 के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, n बराबर 2 के लिए रेडियस निकाल रहे हैं। तो हम कितने करेंगे, 0.529 n कितना हमारा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z कितना हमारा 3। इस तरीके से हम हर एक एटम के लिए अलग अलग शेल के लिए
उसके लिए रेडियस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक रेडियस का फॉर्मूला आ जाता है हमारे लिए ये। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से उस शेल के अंदर घूम रहा है ना, किस स्पीड से घूम रहा है, ये भी हमको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों, अब हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर हमें रेडियस निकालनी है तो रेडियस किस तरीके से हम निकालते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखते हैं भाई, हम थोड़ा सा पहले का रिवीजन कर लेते हैं भाई। हमने ये एक न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस के बाद एक शेल थी, शेल के बाद एक रेडियस थी जो कि हमारी आर थी, और ये एक वी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन हमारा चल रहा है, जिसका मास हम मान लेते हैं कितना, मास कितना है, मास है उसका m, ठीक है। और एक फिक्स ऑर्बिटल है, ये क्या है फिर दोबारा से देख लेते हैं, एक फिक्स ऑर्बिटल है। चलो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वीडियो में बता दिया। लेकिन हमने ये जो रेडियस निकाली थी, ये निकाली थी 0.529 n² एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अभी इसके बारे में एक बात रह गई अभी हमारी, अगर मैं रेडियस का फॉर्मूला लिखूं r = 0.529 n²/z, यही है। यहाँ से बहुत अच्छी बात निकल के आती है। क्या बात निकल के आती है उसको देखो भाई। अगर मैं इसको कांस्टेंट वैल्यू मान लूँ, ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास r = n² आता है, ठीक है। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है कि r दो चीज़ पे डिपेंड करता है कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। ये दो तरीके से हमारा क्या है, रेडियस दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है कि एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे और एक एटॉमिक नंबर पर ये r जो है डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो सर कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस हमारी कम होगी। सिंपल यहाँ से तो यही कंसेप्ट निकलता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ी तो रेडियस भी बढ़ेगी। अब हम यहाँ रेडियस घट रही है, यहाँ रेडियस बढ़ रही है, हम किसको लें, हम कौन से फैक्टर को माने, ऐसा कौन सा फैक्टर। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पहले नंबर पर रखते हैं, क्योंकि z जितनी स्पीड से बढ़ रहा है, स्पीड रेडियस घट रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्पीड से हमारा n² बढ़ रहा है, क्योंकि n हमारा दुगनी पावर में है। बात समझ में आ रही है ये हमारा। तो हम इसको पहला नंबर देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ही रेडियस हमारी डिपेंड करेगी कि जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी रेडियस बढ़ेगी। z को हम इतना महत्व नहीं देते, क्योंकि n जो है वो स्क्वायर की टर्म में है। तो यहाँ से एक आता है कि हम इसको फर्स्ट टर्म देते हैं कि n², अगर n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो हमारा r भी बढ़ेगा। यहाँ से एक बात समझ में आती है। अब बात करते हैं इसकी वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमें याद ही करनी पड़ेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी स्पीड होती है 2.19, इससे लिख लेते हैं 2.19 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड। ये एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है। इस स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर फिक्स ऑर्बिटल में हमारा जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, वो होती है 2.19 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट कुछ बात थी जो कि हमने बोर मॉडल में बताने की कोशिश करी है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।